नाज़रीन इकराम, 14 अगस्त 1947 से लेकर 75 रुपए के नोट के सफर तक बहुत से निक्षेप फराज आए, लेकिन कोई भी स्टेक होल्डर इन तलख हक़ाइक़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वतन अजीज को उलझे हुए गंभीर मसाइल से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है हमने इस नेमत खुदाबंदी की बेकदरी और बेतकवीरी किस हद तक की है। हम नाशुक्री की इंतहा को पहुंच चुके हैं। मुकन्ना अदलिया, इंतजामिया और मीडिया ये वो बुनियादी स्तून हैं जिस पर किसी मुमलकत की इमारत अस्तवार होती है। ये बुनियादी स्तून रियासत को बाद मुखालफ के थपेड़ों से बचाने में हमा वक्त और हमा तन तैयार रहते हैं। अगर किसी एक स्तून में भी ज़फ पैदा हो जाए तो ये इमारत मुतजलजल हो जाती है। जहां चारों स्तून ही ज़फ की इंतहा को छू रहे हों, वहां ममलकत का कायम रहना किसी मोजिज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की तश्कील अगर किसी मोजिज़े से कम नहीं तो इसका कायम रहना भी एक मोजिज़ा ही है, क्योंकि हालत यह है कि इसके किसी भी स्तून की कारकर्दगी लायके तहसीन नहीं। ये वो मुमलकत खुदादाद है जहां मयूसियों के घटा तोप गंधेरों में कौम भटक रही है। नाज़रीन इकराम, मुकन्ना वो मजलिस होती है जो कानून बनाती है, इसमें तरमीम करती है और कानून खत्म कर सकती है। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में पार्लियामेंट ही वो जगह होती है जहां कानून साजी की जाती है। हमारे यहाँ 90% पार्लियामेंटेरियंस ने तो शायद आइन की किताब को खोल कर भी नहीं देखा होगा, जहां आपको कई अंगूठा छाप और लोटे मिल जाएंगे जो अपनी दौलत, जात पात, बरादरी के बल बोते पर पार्लियामेंट पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे पार्लियामेंटेरियन को इलेक्टिबल्स या जीतने वाले घोड़े भी कहा जाता है, और इन लोटों की हर सियासी जमात में बहुत मांग होती है। करोड़ों रुपए जब ये सर्फ करके पार्लियामेंट में पहुंचते हैं तो इनके मद्देनजर मुल्क नहीं बल्कि अपनी जात होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में करप्शन की कहानियां आम हैं जिनसे मुबर्रा कोई नहीं। माफी तलाफी का ऑप्शन खुला रहता है जिसकी छतरी तले मुल्क को खोखला किया जाता है, लेकिन हर सियासी जमात के सरबराह से लेकर नीचे तक करप्शन की दास्तानें ज़बाने ज़दे आम हैं। रियासत का दूसरा बुनियादी स्तून अदलिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और अदलिया पाकिस्तान के करप्ट तरीन अदारे हैं। अर्ज़े वतन में अदल की तारीख कभी भी लायके तहसीन नहीं रही। 1954 से लेकर अब तक हमारी अदलिया नजरिया जरूरत के घने पेड़ के छांव तले पल बढ़कर जवान हुई है। पाकिस्तान में नजरिया जरूरत के खालक जस्टिस मुनीर ने 1954 में इसी नजरिए को बुरोए कार लाकर गवर्नर जनरल गुलाम के पार्लियामेंट की तहलील को जायज करार दिया। अयूब खां का मार्शल लॉ हो या ज़िया-उल हक का, सभी इसी नजरिया जरूरत की पैदावार हैं। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने मियां नवाज शरीफ की आईनी हुकूमत का तख्ता उल्टा। इसी नजरिया जरूरत के तहत ही अदालत ने आमिर परवेज मुशर्रफ को फौज की मुदाखलत के दिन ही 12 अक्टूबर 1999 से लेकर 3 साल का अरसा अपने मकासद हासिल करने के लिए दिया। अदलिया बहाली तारीख के बाद ख्याल तो यही था नजरिया जरूरत हमेशा के लिए दफन हो गया। ये ख्वाब था, जो देखा जो सुना था वो अफसाना था। 2008 से लेकर 2018 के अशरे तक इसी अदलिया ने पीपल्स पार्टी के मुंतखब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा और नवाज लीग के 3 बार मुंतखब वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को फकत बेटे से तनहा ना लेने के जुर्म में ताहयात नाअहल करार दे। मियां नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला किसी लतीफे से कम नहीं। 4 अक्टूबर 2022 को मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा ताहयात नाअहली केस की समाअत करते हुए मुहतरम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ताहयात नाअहली को काला कानून करार दे दिया। बाद अज़ां फैसल वाडा की ताहयात नाअहली को मौजूदा कौमी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने तक महदूद कर दिया गया। इंतहाई मोहतरम चीफ जस्टिस साहब का ताहयात नाअहली का काला कानून करार देना सभी को हैरान कर गया, क्योंकि 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें आर्टिकल 1F62 के तहत नाअहली की मुद्दत का तयन मकसूद था। इसी बेंच के फैसले के मुताबिक चूंकि आर्टिकल 1F62 में नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, इसलिए नाअहली ताहयात हो। मोहतरम जस्टिस उमर अता बंदयाल उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने ही ये फैसला तहरीर किया था। इसके अलावा जंगीर तरीन की नाअहली के केस में भी मोहतरम जस्टिस उमर अता बंदयाल 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, लेकिन उस वक्त किसी को भी याद नहीं रहा कि ताहयात नाअहली जालमाना कानून है। आर्टिकल A63 के सदारती रेफरेंस के तशरीह में भी
مختلف اوقات میں 2 متضاد فیصلے سامنے آئے۔ اس کے علاوہ بھی ہماری موجودہ عدلیہ کے کئی متنازع فیصلے سامنے آتے رہے۔ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بحری اور فضائی افواج کے ذمے ہوتا ہے۔ 1965-1971 کی جنگوں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے جرحی نوجوانوں کی لازوال قربانیوں کی لازوال داستان رقم ہے۔ قدرتی آفات کی صورت میں بھی پاک فوج امدادی کارروائیوں میں بھی بڑھ چڑھ حصہ لیتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک آدھا وقت براہ راست مارشل لاؤں کی زد میں رہا اور باقی آدھے وقت میں جمہوری حکومتیں تو تھیں، مگر طاقت کا محور و مرکز فوج ہی رہی۔ حالانکہ آئین پاکستان کی روح سے فوج سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد پارلیمنٹ کے پہلے ہی اجلاس میں بلاول زرداری نے عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہہ کر مخاطب کیا۔ پھر سلیکٹڈ کی گونج فوج اور عمران خان کا پیچھا کرتی رہی۔ بالآخر 2022 کے اوائل میں فوج نے اعلان کر دیا کہ وہ نیوٹرل ہے اور اپنی آئینی ذمہ داریوں تک ہی محدود رہے گی۔ سابقہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے متعدد بار کہا ہے کہ سیاست میں حصہ نہ لینے کا فوج کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ جمہوری حکومتوں کی مضبوطی کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ بیوروکریسی بھی انتظامیہ کا ہی حصہ ہے، جس کی ذمہ داری امور مملکت کو حکومتی پالیسیوں کے مطابق چلانا ہے۔ اس لحاظ سے بیوروکریسی کا کردار اہم ہے، کیونکہ عوامی خوشحالی اور نظم و نسق قائم رکھنا اسی کی ذمہ داری ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ ہر حکمران بیوروکریسی کو من مانیوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایسی صورت میں قوانین کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے اور کرپشن کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ پولیس بھی انتظامیہ کا ہی حصہ ہے، جس کے بارے میں بین الاقوامی سروے چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پولیس کرپشن میں پہلے نمبر پر ہے۔ جہاں یہ صورتحال ہو، وہاں امن و امان کا قائم رکھنا احمقوں کی جنت میں بسنے کے مترادف ہے۔ ریاست کا چوتھا ستون میڈیا ہے۔ اگر صحافت میں قذافت کی آمیزش نہ ہو تو یہ جہاد عظیم ہے، مگر یہاں معاملہ یکسر مختلف ہے۔ اہل قلم سیاسی گروہ میں بٹ چکے ہیں، بڑے بڑے سیٹوں نے اپنے نیوز چینلز کھول رکھے ہیں اور من ناپسند کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسی میڈیا کی بدولت ہمارے ہاں اصلاح کی بجائے الجھاؤ کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اصل حقائق عوام تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ ناظرین کرام، کب تک یہ کھلواڑ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا؟ دوبارہ ضرورت ہے ایک بریک کے بعد۔